दोस्तों, यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जैसे कि बिजली का एक ही स्थान पर दो बार गिरना या किसी शांत ज्वालामुखी का अचानक से फूट पड़ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी दुर्लभ हैं कि आप उन पर तभी विश्वास करेंगे जब वो कैमरा में कैप्चर हो जाएं। जैसे कि झरने का उल्टी दिशा में बहना, बर्फ का जेली की तरह स्ट्रेच होना, या बादलों का इंद्रधनुष की टोपी पहनना। जानना चाहते हो? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रकृति के अरबों क्षणों में से एक बार होने वाले मोमेंट्स को देखने वाले हैं जो किसी तरह से कैमरा में कैद हो गए। झरने, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कोई पहाड़ होगा जिससे किसी नदी या पानी की धारा नीचे की तरफ गिरती है, जो कि बिल्कुल सामान्य सी बात है। बता दूं कि दुनिया भर में 7,800 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड झरने पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से कुछ ग्रेविटी के नियमों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। जैसे कि आइविंस यूटा के इस झरने को ले लो। वाह भाई, यहाँ पानी नीचे जाने के बजाय पीछे की ओर बह रहा है। ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये छोटी सी धारा इस इलाके में चलने वाली 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये हवा इतनी शक्तिशाली है कि ये पानी को वापस ऊपर ले जा रही है जहाँ ये उतरता है। अब प्रकृति के नियमों को बदलने की बात करें क्या? और झरनों की बात कर लें तो जरा एक बार इस फिनोमिना को देख लो, जो ये योमेसाइट वैली कैलिफोर्निया में साल 2019 में पैदा हुआ था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध योसेमाइट झरना है। ये 5,403 फीट ऊंचा झरना जब सूर्य की रोशनी से ओझल हो जाता है तो एक विशाल इंद्रधनुष पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओह, मैं तो हर समय ऐसे इंद्रधनुष देखता रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी रात में इंद्रधनुष देखा है? खैर, बात है जून 2023 की, जब एक शाम आसमान पूरे चंद्रमा के साथ बिल्कुल साफ था और चांदनी इतनी उज्जवल थी कि ये इंद्रधनुष बनाने में सक्षम थी, या जैसा कि उन्हें मूनबो के नाम से जाना जाता है। इस नज़ारे को योमेसाइट घाटी के झरनों में कैप्चर किया गया था। वाह, आखिर ये हुआ कैसे? खैर, इंद्रधनुष तब बनता है जब लाइट को पानी के ड्रॉपलेट्स द्वारा फैला दिया जाता है, जिस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन सिर्फ सूरज की रोशनी होना जरूरी नहीं है। ये चमकदार रोशनी का कोई भी स्रोत हो सकता है, जिसमें चांदनी भी शामिल है। वाह, तारों की रोशनी, चांदनी, झरने, इंद्रधनुष और मूनबो। अगर ये फुटेज नहीं होती ना, तो मैं कहता कि इस स्थान का रियल होना किसी जादू से कम नहीं है। अब इस तरह के झरने बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बादल गिरने के बारे में सुना है? ये ना सिर्फ बादलों का गिरना है, बल्कि ये बादलों का उल्टा गिरना है, और दूर से देखने पर आप इसे एक विशाल घूमती हुई लहर समझने की भूल कर सकते हैं। सौभाग्य से इसे ब्लफ नोल चोटी पर कैप्चर किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के स्टर्लिंग रेंज नेशनल पार्क के भीतर है। इस तरह के विजिबल झरने भारी बारिश या बर्फबारी की बात तुरंत मौसम में नजर आने लग जाते हैं, जो निचले वातावरण को नम कर देता है। साफ आसमान तब तक हवा को ठंडा होने देता है जब तक कि ये नम हवा सैचुरेट ना हो जाए, जिससे बादलों का समुद्र बन जाता है। जैसे जैसे ज्यादा घनी हवा बढ़ती है तो ये पहाड़ों के किनारों पर फैल जाती है या हवा के झोंके से बह जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों का समंदर पर्वत पर चढ़ रहा है। भाई, चाहे दिशा कोई भी हो, पर ये वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अब हम सभी ने नियंत्रण से बाहर हो रही जंगल की आग की फुटेज तो देख ली, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। लेकिन जनाब, जिस मामले को अक्टूबर 2019 में फिल्माया गया था, उसमें आग को एक पेड़ के बीच में लगी हुई दिखाया गया है। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? खैर, ऐसा प्रतीत होता है कि इस खास पेड़ पर बिजली गिरी है, जो टेक्सास में स्थित है, और पेड़ अपने रस के कारण नेचुरली रूप से बिजली के ग्रेट कंडक्टर्स होते हैं। तो प्रकृति की अपनी बिजली की रॉड्स की तरह ही पेड़ भी बिजली की भारी मात्रा को अपनी जड़ों और आसपास में धरती तक पास कर सकते हैं। लेकिन पेड़ की सूखी हुई लकड़ी की वजह से ये आग जल्दी पकड़ सकते हैं जब इस पर बिजली गिरती है। बता दूं कि बिजली के सिर्फ एक बोल्ट से तापमान 50,000 और 70,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पहुंच सकता है, जो कि सूरज के सरकमफेस से कम 5 गुना ज्यादा
ज्यादा गर्म हो सकता है। इसलिए इसने पेड़ के सेंटर को, सूखी लकड़ी को नष्ट कर दिया और रसदार गीली बाहरी परतें पेड़ के बाहरी स्ट्रक्चर की रक्षा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने अंदर नरक बन गया है। हालांकि जब सभी नेचुरल डिजास्टर की बात आती है तो ज्वालामुखी विस्फोटों के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो सकता, जिसमें पिघली हुई गर्म लिक्विड चट्टान पृथ्वी की क्रिस्टल लेयर से उत्पन्न होती है और अपने बढ़ते हुए दबाव के कारण जब ये धरती की सतह पे पहुंचता है तो गर्म लावा, राख और गैसों का घातक विस्फोट होता है। लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। असल में दुनिया भर में लगभग 50 ज्वालामुखी विस्फोट के अलग अलग स्टेजेस पर हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं। लेकिन कुछ विस्फोट दूसरों की तुलना में ज्यादा घातक होते हैं, जैसे कि ये जो इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी में 2018 में फूटा। होली को ये ज्वालामुखी की राख के अंदर बिजली का तूफान है। लेकिन ये काम कैसे करता है? खैर, ज्वालामुखी बिजली ज्वालामुखी राख के फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स और कभी कभी बर्फ के कणों के टकराने के कारण उत्पन्न होती है, जो ज्वालामुखी प्लम के भीतर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, जो फिर लाइटनिंग में बदल जाती है। क्योंकि इनमें से कुछ प्लम हमारे वायुमंडल में लगभग 34 मील तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसलिए प्लम जितना ऊंचा होगा उसमें उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जिससे बिजली पैदा करने की ज्यादा संभावना होती है। लेकिन ये देखते हुए कि इतने ऊंचे प्लम बस थियोरेटिकल हैं, ज्यादातर प्लम सिर्फ 28 मील की ऊंचाई तक ही पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी बिजली का उत्पन्न होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। भाई, ये जानते हुए भी कि इस तरह के तूफान बहुत दुर्लभ होते हैं, फिर भी उनसे मेरा डरना कम नहीं होगा। एक पेड़ को अंदर से बाहर तक जलते हुए देखना और ज्वालामुखी के गुबार के अंदर तूफान के साथ देखने के बीच आपको कौन सी प्राकृतिक घटना ज्यादा अच्छी लगती है? पेड़ के लिए लाइक बटन दबाएं और प्लम के लिए सब्सक्राइब बटन। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहे जो भी मानते हो, पर ज्वालामुखी विस्फोटों में हमेशा लावा या राख शामिल नहीं होती। असल में वे एकदम गीले हो सकते हैं, लेकिन ये विस्फोट तब ज्यादा शक्तिशाली और घातक होते हैं जब वे मलबे से बनते हैं। क्या कहा? कीचड़? कीचड़ जानलेवा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये खास कीचड़ की ज्वालामुखी त्रिनिदाद में स्थित है और इसे भयानक रूप से द डेविल्स वुडयार्ड के नाम से जाना जाता है। इस वॉल्केनो से पहली बार विस्फोट 1852 में हुआ था और वो आज भी सक्रिय है। इस विस्फोट ने अपने विशाल बल से पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और सारे पेड़ नष्ट कर दिए, और इसी तरह से आने वाले सालों में भी कम महत्वपूर्ण विस्फोट होते गए। लेकिन 2018 में ये फिर से एक बार हिंसक रूप से सक्रिय हो गया, जिसके चलते इसके केंद्र से लगभग 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट की पिघली हुई गर्म मिट्टी हर दिशा में लगभग 150 फीट दूर तक फैल गई थी। ये बाहर से नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इस पैमाने पर वॉल्केनो फूटने का कारण क्या है? बता दूं कि ये विस्फोट पानी के गर्म होने और उसका इन मिनरल्स के साथ मिक्स होने का कारण होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे होते हैं। जब पानी का ज्यादा दबाव बढ़ जाता है तो ये गंदा मिश्रण बाहर निकल जाता है। कीचड़ का नरक? ओहो भाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे द डेविल्स वुडयार्ड क्यों कहते हैं। वो कीचड़ शायद खुद भी शैतान की ओर से आती है। खैर, अगर ये आखिरी क्लिप आपको ये साबित नहीं करती कि पृथ्वी जीवित है तो बस इस पर एक नजर डाल लें। क्या ये जमीन सांसें ले रही है? भाई, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ असल में हो क्या रहा है? क्या जंगल जादुई है? क्या ये असल में किसी दलदल या पेड़ से लदे निद्रालु दैत्य के चेहरे पर फिल्माया गया था? खैर, कनाडा के क्यूबेक में मौजूद ये खास जंगल हवा के तेज झोंकों से प्रभावित हो रहा है, जिससे कि पेड़ आगे पीछे हिल रहे हैं। क्योंकि जमीन हल्की मोस्ट से ढकी हुई है, इसलिए पेड़ों की जड़ें भी हिल रही हैं। इन जड़ों का आधार छोटे युवा पेड़ों से जुड़ा होता है, न कि बड़े बड़े ओक के पेड़ों से, जो उन्हें और भी अस्थिर बनाता है। इसलिए जब हवा आती है तो पेड़ों की उथली जड़ों के हिलने के कारण ये फर्श भी ऊपर नीचे होता है। भाई, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर आपने देखा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
हालांकि ज्यादातर जंगल जीवन से भरे हुए दिखाई देते हैं, ज्यादातर रेगिस्तान उजाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप कभी अटाकामा रेगिस्तान की ओर जाते हैं तो चिल से होकर अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू तक चला जाता है। आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो उस जगह को जादुई महसूस कराता हो। रुक जाओ, क्षमा करो, ये शायद गलत क्लिप होगी। जो बर्फ की चट्टान की एक क्षेत्र की तरह दिखती है, मुझे फिर से कोशिश करने दो। हाँ, ये सही क्लिप है। इन बर्फीले स्पाइक्स को पेनिटेंटस कहा जाता है और इनकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 16 फीट से ज्यादा तक हो सकती है। इस तरह की अनोखी संरचनाएं सिर्फ पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, जो समुद्र तल से 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होते हैं। और ऊंचाई पर होने के कारण ही उनके वे जमे रह पाते हैं। रात के समय में सूरज की गर्मी के बिना यहाँ का तापमान गिर जाता है। सर्दियों के महीनों के दौरान तो 0 से 28 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वातावरण में नमी होने के कारण रेगिस्तान के इन हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन जब बर्फ में मौजूद इंडेंट सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और सूखे मौसम में हाई सोलर रेडिएशन बर्फ को गर्म करती है, तो बर्फ पिघलकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है और भाप में बदल जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। ऐसा जब होता है तो बर्फ के बीच की जगह पतली और खोखली होने लगती है, जिससे जमी हुई बर्फ की अलग अलग चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। भाई, कौन जानता था कि एक नेचुरल घटना इतनी बढ़िया हो सकती है। इस बर्फीले विषय को जारी रखते हुए आइए अपना ध्यान रेगिस्तान से हटाकर मेन पर केंद्रित करते हैं, जहां पानी में कुछ अजीब होता है। बर्फ की एक बिल्कुल गोलाकार चादर को एक ही स्थान पर लगाकर घूमते हुए देखना नेचुरल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये सब एक परफेक्ट आइस कोल्ड संयोग था। ये बर्फ के घेरे हैं। इनका डायमीटर 1 फुट से भी कम से लेकर 300 फुट तक हो सकता है। उनकी कभी ना खत्म होने वाली गति बहते हुए पानी के कारण होती है, जो एक फोर्स पैदा करता है जिसे रोटेशनल शियर कहते हैं। देखिए ये कैसे घूमता है। शुरुआत में बहते पानी की फोर्स से बर्फ का एक टुकड़ा टूट जाता है और फिर धारा से उसे चारों ओर मोड़ देता है। जैसे ही डिस्क घूमती है, ये आसपास के बर्फ से टकराकर ग्राइंड हो जाती है और ऐसा होने से ये एक छोटा चिकना सर्कल बन जाता है। कौन जानता था कि इतनी सरल चीज इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली हो सकती है। अब अमेरिका के ओरेगॉन में एक महिला अपने बगीचे में गई और उसने देखा कि उसका पूल बर्फ से भरा हुआ था। ये देखते हुए कि ओरेगॉन के कुछ हिस्सों में ठंड -54 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है, इसलिए निर्मल लगता है ना। लेकिन जब उसने इसको छुआ तो उसका व्यवहार बिल्कुल भी बर्फ जैसा नहीं था। दरअसल जब उसने इसको खींचा तो ये खिंच भी गई। ठीक है, ये नज़ारा अजीब तरह का दिखने के अलावा और यहाँ पर हो क्या रहा है ना। खैर, बता दूं कि पानी का सरकमफेरेंस टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जिसके कारण लिक्विड इलास्टिक जैसा व्यवहार करता है, और ऐसा होने के लिए तापमान बिल्कुल सही होना चाहिए। चूंकि बर्फ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाती है, लेकिन पानी की सतह पर कार्य करने के लिए इसे ज्यादा होने की जरूरत होती है ताकि इसके जमने का प्रोसेस बना रहे। इसलिए अभी पूरी तरह से कठोर बर्फ नहीं है, ये अभी बस जम जाने के ही करीब है और अजीब तरह से संतोषजनक भी। लेकिन डोमिनिका की इस झील में पानी और ज्यादा अजीब हो गया। बॉइलिंग झील के नाम से मशहूर यहाँ के पानी का तापमान इसे दुनिया की सबसे गर्म झीलों में से एक बनाता है। ये कैसे संभव है? इसकी व्याख्या सतह के काफी नीचे है। बॉइलिंग झील वास्तव में एक बाढ़ युक्त यूमरोल है, जो एक वेंट या छिद्र है। यहाँ ज्वालामुखी गैसें और वाष्प उत्सर्जित होते हैं। नीचे पिघला हुआ लावा भूजल को गर्म करता है, इसे भाप में बदल देता है और इसे सतह तक ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है। यहाँ ये गर्म पानी में संघनित हो जाता है। फिर भी कितना गर्म? खैर, पानी 180 से लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और ये बिल्कुल किनारों पर होता है। घटना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक केंद्र में पानी के तापमान को मापने में सक्षम नहीं है, और क्योंकि ये पहुंच के लिए बहुत ही गर्म है, ये केतली की तरह है। अगर वो केतली जमीन में 200 फीट लंबा छेद होती, टीवी और फिल्म में किसी पात्र के सिर पर एक निजी बारिश का बादल लटका हो सकता है, जो ये दर्शाता है कि वो नीला महसूस कर रहा है। हालांकि ये वास्तविक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बारिश उस तरह से काम नहीं करती है ना? गलत। इस रियल लाइफ की घटना को अल्ट्रा लोकलाइज्ड रेनफॉल के रूप में जाना जाता है।
जहां बारिश की बहुत ही कम मात्रा किसी खास इलाके में गिरती है। ये घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि बारिश के बादल आमतौर पर दर्जनों से सैकड़ों मील तक फैलते हैं। इसलिए बारिश होने के लिए तापमान में जिस तरह के उतार चढ़ाव की जरूरत होती है वो सिर्फ एक छोटे से इलाके के बजाय पूरे आसमान को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा हो सकता है जैसा कि यहाँ पर इंडोनेशिया की एक पार्किंग स्थल में हुआ 2021 में। Saudara, ini hujan di mobil ini doang ini lihat nih, yang lain kagak nih. Nih, yang lain gak ada yang hujan. Ini di mobil ini doang nih. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Di sini doang nih hujan nih. Ini di sini doang hujan lihat. Nih. क्या इसने इस कार को रेन जी रोवर में बदल दिया? लहरों में अपने पैर की उंगलियों को डुबाने से ज्यादा आरामदायक कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लहरों के बारे में कुछ ऐसा जो थोड़ा डरावना है। क्या तुमने ये देखा? ये छोटी हो सकती है लेकिन ये चौकोर तरंगे हैं। इस घटना को क्रॉस भी कहा जाता है, जहां इस तरह का तूफान उठता है जो दो अलग अलग दिशाओं में चलने वाली तेज हवाओं के साथ लहरें पैदा करती हैं, जो एक दूसरे के एंगल पर पैदा होती हैं, और जब वे टकराती हैं तो ये अजीब एक्वाटिक बक्से बनते हैं। हालांकि जब वे किनारे के करीब होते हैं तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब वे समुद्र से बाहर आते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ लहरें मजबूत और ऊंची हो सकती हैं और इसके टकराने से शक्तिशाली चीर धाराएं पैदा हो सकती हैं, जो सर्फरों और जहाजों पर आसानी से हावी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप स्क्वायर तरंगों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो अगर मैं आपकी जगह होता भैया तो मैं तो पानी से तुरंत ही बाहर निकल आता। प्रकृति की सभी रचनाओं में से कैक्टस वाकई में सबसे विचित्र रचना है। ये प्रसिद्ध कांटेदार पौधा अलग अलग शेप और साइज में पाया जाता है। इसकी सबसे छोटी नस्ल को ब्लॉसफील्डिया कहा जाता है, जो इतने छोटे होते हैं कि इसका डायमीटर बमुश्किल से 1 पैसे से बड़ा होगा। दूसरी ओर सगुआरा कैक्टस दुनिया में सबसे बड़ी नस्ल है। इस प्रजाति का जो सबसे बड़ा कैक्टस पाया जाता है वो 78 फीट का है। इतना ऊंचा है कि इसके सामने एक स्टैंडर्ड 7 मंजिला इमारत भी छोटी है। लेकिन जब आप कैक्टस को खोलते हैं तो ये और भी आश्चर्यजनक हो जाता है। आपने सुना होगा कि कैक्टस का 90% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन वो बाकी के 10% का क्या? बता दूं, कैक्टस के स्पंजी हरी परत को वैक्सी आउटडोर कोट द्वारा नाम रखा जाता है, जिससे कि पानी की कमी कम हो जाती है। लेकिन सेंटर में आप लकड़ी जैसी रिब्स का एक रिंग देख सकते हैं, जो सगुआरो कैक्टस को इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जिससे इतना लंबा हो पाता है। और भाई क्या इसकी जरूरत है? हाँ, क्योंकि सबसे बड़े की बात करें तो इन चीजों में जमे हुए पानी का मतलब ये हो सकता है कि एक फुल्ली हाइड्रेटेड कैक्टस का वजन 4800 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि गिरने वाली है, या मैं तो वहां से निकल जाऊंगा। दिन के दौरान इंडोनेशिया के जावा में कावा इजिन ज्वालामुखी का टॉप किसी ज्वालामुखी क्रेटर जैसा दिखता है, लेकिन रात में कुछ और भी मामला होता है। बता दूं कि पर्वत के शिखर को, जो कि 9000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, चमकीले नीले और बैंगनी रंग की लपटों से सजाया जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि शिखर से नीला लावा फूट रहा है, लेकिन असल में जो हो रहा है वो और भी अविश्वसनीय है। जी हाँ, ज्वालामुखी प्राकृतिक रूप से दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर की सल्फर गैस पैदा करते हैं, जो कि ज्वालामुखी के किनारों की दरारों और छिद्रों से उत्पन्न होती है। और जब वे वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो पिघले हुए गर्म लावा द्वारा ये जल जाती हैं। ज्यादातर फ्यूल के विपरीत सल्फर नीले रंग में और कम तापमान पर चलता है, जिससे ये अविश्वसनीय दृश्य बनते हैं। अब सिर्फ इन अजीब रंगों का नजारा ही कावाहा इजिन की विशेषता नहीं है। बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग मिडवे गीजर बेसिन में स्थित पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, जिसका डायमीटर लगभग 370 फीट तक है। ये इसे एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई से 2 गुना और कम से कम 4 गुना ज्यादा रंगीन बनाता है। यहाँ की बेडरॉक वाइब्रेंट नीले, हरे, पीले और नारंगी रंग के विशाल कॉन्सेंट्रिक सर्कल का घर है, जो देखने में पूरी तरह से एक अनोखा दृश्य है। लेकिन रंग यहाँ पर पेंट नहीं किए गए। वे झरने के केंद्र से निकलने वाले गर्म पानी के नीचे नेचुरली पैदा होते हैं। क्योंकि इस पानी का तापमान लगभग 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, तो जब ये पानी फैलता है और ठंडा हो जाता है तो इसमें अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया विकसित होते हैं, जो कि 131 से 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान पर पनपते हैं। मसालेदार सर्कल। प्रकृति की एक और अविश्वसनीय ठंडी झील पलाऊ के आयल मालक आइलैंड पर पाई जा सकती है। ये लगभग 1200 साल पुरानी झील है, जो इसे अंतिम हिमयुग का एक दुर्लभ अवशेष बनाता है। लेकिन इसके बारे में असल में खास बात यह है कि इसके अंदर है क्या। लाखों गोल्डन जेलीफिश ने इस झील को अपना घर बना लिया और वो पूरी तरह से यूनिक भी हैं। ये पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप इस विशेष प्रजाति को पा सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर आई कैसे? खैर, पिछले हिमयुग के दौरान जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते गए, समुद्र का स्तर बढ़ता गया
तो ये मियोसीन चट्टान जो इस स्थान का कभी हिस्सा था वो बाढ़ में ढह गई और जेलीफिश झील का निर्माण हो गया जो बाकी दुनिया से अलग हो गई। किसी भी प्राकृतिक शिकारी के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी जेलीफिश की संख्या लाखों में बढ़ती गई। इसलिए कई हजार साल पहले हुए जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब ये भी है कि सभी जेलीफिश पूरी तरह से डंक के बिना हैं। इसलिए टूरिस्ट डंक लगने के डर के बिना उनके साथ स्नॉर्कल कर सकते हैं। भाई ये फुटेज किसी सपने की तरह लग सकती है। हालांकि यहाँ से थोड़ा ही आगे पानी के नीचे एक फिनोमेना होता है जो मेरे सबसे बुरे सपने से कुछ हद तक मिलता जुलता है। जी हाँ, ये समुद्र के नीचे एक विशाल छेद है। तकनीकी रूप से ये बेलीज के तट पर एक विशाल सिंक होल है जिसे ग्रेट ब्लू होल भी कहा जाता है। तो लगभग 15,000 साल पहले जब समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू हुआ तो ये छेद जलमग्न हो गया और दुनिया के सबसे अस्थिर नाइटमेयर पूल का जन्म हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री छेद है जो लगभग 1000 फीट तक चौड़ा और 400 फीट तक गहरा है। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि इसका निर्माण अंडरग्राउंड नहीं हुआ था? खैर, स्टेलिसिटीज जो टपकते पानी के मिनरल्स के जमा होने से बनने वाली हिमलंब के आकार की संरचनाएं हैं जो साबित करती हैं कि ये सब कभी जमीन के ऊपर था। लेकिन ये बात किसी भी तरह से समुद्र में इस परफेक्ट गोलाकार को कम परेशान करने वाला नहीं बनाता है। जरा वहाँ ऊपर आकाश में तो देखो, क्या ये एक पक्षी है या फिर ये एक हवाई जहाज है या फिर ये बादल है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो This is the most beautiful thing I ever seen. क्या वो इंद्रधनुष हैलो के साथ वाला एक बादल है? हाँ, लगभग ऐसे ही स्कार्फ बादल या पाइलस बादल कहा जाता है। ये अक्सर ज्यादातर ऊंचाई पर होते हैं जहाँ बर्फ के क्रिस्टल बनने के लिए पर्याप्त ठंड होती है। सूर्य को बादल के अंदर मौजूद बर्फ के क्रिस्टल पर सही एंगल से प्रकाश डालना होता है और उसी दिन आकाश में ऊपर लटकना भी होता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में बर्फ के क्रिस्टल के साथ रिएक्ट करने के लिए सूर्य का एंगल बहुत कम होता है। इनफैक्ट गर्मियों में इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये बर्फ क्रिस्टल के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये रंगीन हालो प्रभाव पैदा होता है। ये बहुत ही रेयर है। इस दृश्य को पैदा करने के लिए सभी कंडीशन सही होनी जरूरी है और इससे भी रेयर ये है कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई कैमरा लेकर तैयार बैठा हो। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली माने कि आपको ये देखने का मौका मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाइलस इंद्रधनुषी बादल देखने से बेहतर क्या हो सकता है? एक साथ 8 इंद्रधनुष देखना। हाँ भाई, 8 यार, ये वाकई में बहुत ज्यादा है। इसके लिए लेप्रचॉन्स जरूर ओवर टाइम कर रहे होंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि 2 हरे इंद्रधनुष ऐसी चीज हैं जिन्हें मैंने कई अन्य लोगों के साथ एक से ज्यादा बार देखा है। ऐसा तब होता है जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंद के भीतर 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें देखने वालों की आंखों तक पहुंचने वाली बैंगनी रोशनी ऊपरी रेनड्रॉप से आती है और लाल रोशनी निचले रेनड्रॉप से आती है। लेकिन ये 8 इंद्रधनुष एक ही स्थान पर अलग अलग दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे यहाँ फोटोशॉप के काम की गंध आ रही है। मुझे यहाँ थोड़ा रिवर्स इमेज सर्च करने दीजिए। और जहां तक मुझे पता चला तो ये रही इसकी ओरिजिनल तस्वीर। पर ये अभी भी 4 इंद्रधनुष है। ये अभी भी एक बहुत ही रेयर घटना है क्योंकि 4 इंद्रधनुष के बनने का मतलब है 2 अलग अलग लाइट सोर्स की लाइट पानी की बूंदों से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक सूर्य से और दूसरी झील की रिफ्लेक्शन से। और किसी का कैमरा तस्वीर लेने के लिए एकदम तैयार था। भाई कैसा रंगीन संयोग है ना? समुद्र तट पर एक अच्छी लंबी सैर करने की कल्पना करें, कितना आरामदायक है ना? किनारे से टकराती हुई लहरें, चमकती नीली रेत, पाम के पेड़। और रुको, क्या हुआ? और ये सिर्फ रेत नहीं, पानी भी नीला चमक रहा है। That's pretty good. Yep. क्या हम अगली अवतार फिल्म के सेट पर आ गए? जी नहीं, ये सब रियल है। इन समुद्र तटों की यूनिक नीली रोशनी प्लैंकटन के कारण है, खास तौर पर फाइटोप्लैंकटन की, जिसे लिगोलोडिनियम पॉलीड्रम कहा जाता है। ये लूसीफेरोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल करके प्रकाश पैदा करता है जो अचानक होने वाली हलचल के कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स के रूप में सक्रिय होता है, जो शिकारियों से बचने और साथियों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो दोस्तों, आप अभी असल में जो देखने जा रहे हैं वो एल्गी है जो किनारे पर बहकर आया है और समुद्र में तैर रहा है, जो एक उज्जवल नीली चमक पैदा करती है जब आप इसे छूते हैं। क्या किसी और को ये दिखावा करने के लिए पानी में उतरना है कि आप जादूगर हैं और आप तट पर जादू करने वाले जादूगर हैं? क्या? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता। समंदर की बात को छोड़कर और तुर्कमेनिस्तान में दरवाजे के पास गहरे मैदानों की एक श्रृंखला को देखें तो सब सामान्य लगता है, जब तक कि आप वो नहीं देख लेते जो सचमुच नर्क का प्रवेश द्वार जैसा लगता है। इसे दरवाजा गैस क्रेटर कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में नर्क का द्वार कहा जाता है। लेकिन अपने सभी उपनामों के साथ ये 230 फीट चौड़ी 98 फीट गहरी गुफा एक डरावना रहस्य है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये क्रेटर बना कैसे या उसमें आग कैसे लगी।
हम ये भी नहीं जानते कि ये असल में कितने समय से जल रहा है। ये सालों हो सकते हैं, दशकों हो सकते हैं। हाँ, क्या कहा, दशकों? हाँ भाई। लेकिन भाई इसमें दशकों तक जलने के लिए पर्याप्त फ्यूल कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये गुफा नेचुरल गैस इलाके में स्थित है। ये इलाके अंडरग्राउंड नेचुरल गैस भंडार के लिए जाने जाते हैं, जहां आमतौर पर इन्हें कम कीमती रूप से बेचने के लिए भी निकाला जाता है। लेकिन ये सेक्शन अपने आप में कैसे ढह गया और गड्ढा बन गया? हाँ, हालांकि इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सिद्धांतों का अनुमान है कि एक ड्रिलिंग दुर्घटना के कारण आई 1970 के दशक में यह हुआ। दूसरों का दावा है कि इसे जहरीली गैसों के निर्माण को रोकने के लिए अलग कर दिया गया था और गैस की एक स्थिर धारा ने तब से पूरे क्रेटर को जलाए रखा है। भाई चाहे कारण जो भी हो, लेकिन ये प्राकृतिक घटना है जहां जाने के बजाय मैं इसे स्क्रीन के माध्यम से देखकर ही खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी शैतान से नहीं मिलना चाहता। बहुत बढ़िया। तो इनमें से कौन सा क्षण आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से देख सकें, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपने कभी देखी हैं और मैंने यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।